शिक्षा है, हमारे गुरु हैं जिन्होंने अपनी जान देकर, अपने शीश देकर आज किसी कौम को साथ में जोड़कर हम सबको आज तक ज़िंदा रखा है। उसी धरती है हमारी पंजाब की। अब पंजाब जो हमारी धरती है, उस धरती का आज आप देखिए ये हाल हो गया है कि जिस तरीके से बौद्ध धर्म शुरू हुआ था हमारा बिहार से, आज सिर्फ वो सीमित होकर रह गया है सिर्फ मखलोटगंज में दलाई लामा जी की वजह से। ऐसा ना हो कि आगे चल के अगर कोई बोले कि सिक्खी है, सिख है, पंजाब है और वो पूछे वो कहाँ है, तो वो पूछे कि भाई सिख, पंजाब और पंजाबी देखनी है, तो आप देखेंगे कनाडा में, आप देखेंगे अमृतसर में, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। बट अगर आप पंजाब जाएंगे तो पंजाब में आपको कोई भी मिलेगा वो एक ही बात करेगा कि चाहे मैं वहाँ पे खेती कर रहा हूँ या चाहे मैं वहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ, हर बंदा वहाँ पे आमादा है जाने के लिए फ़ॉरेन। तो ऐसा क्या हो गया कि दुनिया भर में फ़ॉरेन जाके टॉप 10 रिचेस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन में, एंटरप्रेन्योर में आते हैं सरदार और सिक्खी। और जब वही लोग यहाँ पर होते हैं इंडिया में और पंजाब में, वो ऐसा सिस्टम बन चुका है वहाँ पर कि वो लोग अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। इस मुहिम से हम लोग वापस आए, हम लोगों ने यहाँ पे काम शुरू करा। तो कैसे ये सफ़र बना कि आज हमें एक पॉलिटिकल पार्टी का आउटफिट बनाना पड़ा और अपने हाथों में जिम्मेदारी लेनी पड़ी, अपने गुरु का नाम लेके, अपने गुरुद्वारे का नाम लेके। और जो कुर्ता पजामा सफ़ेद लोग रिजेंबल करते हैं पॉलिटिशियन से, बट अगर हम देखें हमारा केसरी कलर हर गुरुद्वारे में होता है और हर गुरुद्वारा दुनिया भर में सिर्फ सफ़ेद ही बना है। तो ये जो सफ़ेद आज हमने वस्त्र धारण करे हैं, तो ये अपने गुरु के गुरुद्वारे में अपने शीश को झुका के उनकी आज्ञा से ही हमने करा। मैं पहले परिचय देना चाहूँगा अपना। मेरा नाम है सरदार इंद्रप्रीत सिंह, बॉर्न बॉट अप इन दिल्ली। हम लोगों ने अब ये पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम नेशनल लोक कल्याण पार्टी है। इसमें हम लोग पंजाब में 117 सीटों पे लड़ेंगे और साथ में हम उत्तराखंड में सारी 70 सीटों पे लड़ेंगे। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपनी टीम को, जो पिलर है, स्तंभ है हमारी पार्टी के। मेरे राइट पे बैठे हैं डॉक्टर मन्नू तिवारी। ये हमारे हेल्थ केयर इनिशिएटिव, जो हमारी सबसे बड़ी मुहिम है पंजाब के लिए, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूँगा। वो हेल्थ केयर इनिशिएटिव में इंडिया से और इंटरनेशनली हमारे पास पद्मश्री अवॉर्डेड और बहुत अच्छे साइंटिस्ट और ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम्स पंजाब की हैं उसको टेक केयर करने के लिए उन्होंने हमारा साथ दिया है। तो उस हेल्थ केयर इनिशिएटिव को जो हमारे एनजीओ बनाई है, उस एनजीओ के अंदर डॉक्टर मन्नू तिवारी वो सारा देख रही हैं। तो वो हेल्थ केयर का इनिशिएटिव ये देखती हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं रिजवान खान, मेरे भाई हैं ये। तो ये हमारे साथ में मिलके सारा हमारा उत्तराखंड का और पंजाब का भी पूरा साथ दे रहे हैं। इनकी मदर मुझे अपने बेटे की तरह मानती है। तो देखिए कौन सा ऐसा धर्म है जिस धर्म में प्यार सबसे बड़ा है, तो वो इनकी मदर से मैंने सीखा है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पूजनीय प्रेमचंद सर हैं। ये अपना ब्रीफ खुद देंगे, मैं तो बड़ा छोटा हूँ इनके सामने इनका ब्रीफ देने के लिए। राइट हैंड साइड में हमारे अरुण कुमार शर्मा जी हैं, एविएशन इंडस्ट्री से हैं, 30 साल का इनका तजुर्बा है। और बिल्कुल राइट में मेरे साथ बैठे हैं राजीव जी, एक्स बैंकर हैं और ये भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा ब्रीफ करूँगा हमें कि हमने किस तरीके से आज इस पोजीशन पे बैठे हैं कि हमें ये स्टैंड अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, नॉर्मल बंदों के लिए खुद ही लेना पड़ रहा है। फिर उसके बाद एक एक मेरे टीम मेंबर थोड़ा ब्रीफ करेंगे आपको और फिर हम उसमें जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं आपके ले पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ ये कारवां। मैं बॉर्न बॉट अप दिल्ली से हूँ। पहले मैं प्रोफेसर था फाइनेंस का। दिल्ली के मैनेजमेंट कॉलेजेस में MBA फाइनेंस के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था। उनको पढ़ाने के साथ में मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बाय प्रोफेशन हूँ। अब 10 साल से फ़ंड रेजिंग के अंदर हूँ। फ़ंड रेजिंग के साथ में मैंने इंटरनेशनली काफ़ी काम किया है। काफ़ी कंट्रीज़ के हम लोगों के आउटफिट्स हैं जो फंडिंग का काम करते हैं। साथ में फिर मैं यहाँ पे पिछले 1.5 साल से एक्टिव हुआ और मैंने यहाँ पे आके फिर पहले सोचा कि हम समाज की सेवा करें, क्योंकि बिज़नेस हम कर चुके, प्रोफेशनल हम बन चुके। तो जब हमने वो सेवा चालू करी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तब मुझे पता चला कि भाई पहले तो कहते थे हमारे में सरबद्दा भला, संगत कहते थे
बट ये हाल हो गया कि संगत में और सरबत्ता भला के लिए सब अपनी लाइफ में इतने ही उलझे हुए हैं कि सरबत का और संगत का तो किसको ध्यान ही नहीं रहा। अब क्योंकि लाइफ इतनी डिमांडिंग हो गई है, चैलेंजिंग हो गई है, तो हमने करा इसके लिए फिर क्या करें। तो पहले जो इंडिविजुअल मैंने चालू करा सोशल वर्क, उसके साथ में फिर मैंने अपने NGOs बनाए। हमारे 2 NGO बने। एक NGO हमारा ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जिसके अंदर हमने सिक्खी का, गुरुओं का, गुरुद्वारों का, कौम का, सारे लोगों को अपने धर्म से जोड़ने का काम करा है। और एक हमने बनाया सत्कर्मिक वैदिक ग्राम फाउंडेशन, जो सिर्फ और सिर्फ किसानों से, किसानों की प्रॉब्लम से, खेती से किसानों को एडिशनल इनकम कैसे जनरेट करी जाए और जो सफरिंग है किसानों की उस पर कैसे ध्यान जाए, उसके लिए हमने 2 बनाए। इसको हमने स्टार्ट करा, काफ़ी काम करा इसके अंदर। तो जब हम करने गए तो हमने देखा कि बड़ा ज़्यादा इशू है कि अगर आप जिसकी भलाई के लिए भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी आउटफिट के साथ जुड़ा हुआ है या वहाँ पे कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन इशू है, तो जिसकी आप भलाई के लिए या जिसकी साथ देने के लिए जा रहे हैं उस एक के साथ में ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो सिस्टम आपको प्रॉस्पर नहीं करने देता। जब हमने ये देखा तो बड़ी कोशिश करी कि एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसे लोग जो आज गद्दी पे बैठे हैं वो इन इश्यूज़ को टेकअप करें, बट अनफॉर्चुनेटली किसी की तरफ से भी हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। करते करते हमारा कारवां चलता रहा। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि अगर ये मुहिम हमने चलानी है NGO के बैनर में, तो वो NGO के बैनर में भी ये मुहिम सीमित होकर रह जाएगी, क्योंकि हमारी बात लोगों तक नहीं पहुँचेगी। उसको पहुँचाने के लिए फिर हमने डिसाइड करा कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, अपनी बात समाज के सामने लाई जाए, समाज को साथ में जोड़ा जाए, कम्युनिटी को साथ में जोड़ा जाए और मिलके डेवलपमेंट करी जाए। इसके लिए फिर अब हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा है जिसमें हम ये नेशनल लोक कल्याण पार्टी बनाने जा रहे हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग पंजाब में और उत्तराखंड में दोनों जगह लड़ेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा। देखिए 1970 में पंजाब को चुना गया पूरे देश का फूड बास्केट बनने के लिए और अनाज पैदा करने के लिए कि पूरे इंडिया के हर एक बंदा अनाज ले सके। जब वो मुहिम चली 1970 की और पंजाब सेलेक्ट हुआ, उस सिलेक्शन में क्या हुआ, विदेशी ताकतों की वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो फॉरेन में नहीं यूज़ होती थी, उन सीड्स को इंडिया में लाया गया। क्यों? हमें चाहिए वॉल्यूम और हमें चाहिए फास्ट प्रोसेसिंग। ठीक है जी, वो भी आ गया। फिर एक माफिया जुड़ा जो इंटरनेशनली बैन है, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स। अब उन्होंने बोला कि आप सारी खेती फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की सब छोड़ो, सिर्फ ये डालो और फटाफट उगाओ, इससे कमाई भी ज़्यादा होगी, उत्पादन भी ज़्यादा होएगा। तो लग गए हमारे सारे किसान भाई जहर की खेती के अंदर। तो अब ये हाल हो गया है कि अगर हम करें गूगल के ऊपर और टाइप करें कैंसर बेल्ट इन इंडिया, तो आप देखेंगे उसके अंदर सबसे ऊपर आके है पंजाब और निकल के आती है बेल्ट मुक्तसर की, भटिंडा की, मलोट की। तो ये ऐसा क्या हो गया कि जो किसान सारे देश का उसने बेड़ा उठाया पेट भरने का, आज वो किसान इस हालत में है कि आप फरीदकोट में जाकर कैंसर हॉस्पिटल में देखें तो किसान और किसान की फैमिली सबसे ज़्यादा शिकार है कैंसर की। क्यों? वो जहर बोता रहा बोता रहा बोता रहा। जैसे ही वो जहर उसने बोया, वही जहर पानी में गया, वही पानी उसके घर में गया, वही पानी पहले उन्होंने खुद लिया, अपने पशुओं को दिया, फिर वही चारा उसने अपने पशुओं को दिया, वही खाना दोबारा अपने बच्चों को खिलाया। तो आज जिसको दुनिया भर में कैंसर को लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं, वो लाइफस्टाइल डिजीज़ किसान तक कैसे पहुंच रही। तो अब वो बेचारे लगे हुए हैं। और इस तरीके से एक एक घर के अंदर ऐसे भी हमारे पास इंसिडेंट्स आए हैं जहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो बच्चों के अंदर ट्रेसेस हैं कैंसर के। तो जो किसान आज अपना घर बार सब कुछ अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने सबके लिए कर रहा है, उसका बच्चा ही अगर पैदा हुआ कैंसर वाला तो उसकी क्या हालत होगी। हमारे पास फुटेज रिकॉर्डिंग है इन सारी चीज़ों की जो अपने अपने फाउंडेशन के लिए करी। और देखें एक और कमाल ये भी कि इंसेंटिवाइज्ड है जहर की खेती करना। यानी अगर आप आज केमिकल फर्टिलाइज़र लेते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, DAP यूज़ करते हैं, यूरिया यूज़ करते हैं, तो उसमें 50% की सब्सिडी मिलती है। बट आज अगर मैं कहता हूँ मुझे जहर की खेती नहीं करनी,
और मैं चाहता हूँ मैं ऑर्गेनिक खाद करूँ, ऑर्गेनिक खेती करूँ, तो उसके अंदर 5% का जीएसटी है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो चीज़ आपको बचा सकती है वो डिसइंसेंटिवाइज है, और जो माफियागिरी बनी हुई है वो सारी की सारी माफियागिरी घूम रही है, सिर्फ फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड को पुश करते रहे, पुश करते रहे, पुश करते रहे। दूसरा, जब हम लोग ये हमने सारे बॉर्डर्स कवर करे किसान आंदोलन के, और सारी हाल हमने देखा, तो देखें और उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम निकल के आई कि आज क्योंकि सरप्लस हो गया अनाज, तो बातें निकल के आती हैं कि सरप्लस अनाज है, हम तुम्हारे से नहीं लेंगे, हम कहीं और से लेंगे। तो जिसको पहले चुना गया पूरे देश के लिए, आज उसको सरप्लस सरप्लस कह के वो बेचारा अपने घर को खुद नहीं चला पा रहा। तो आज अगर वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड को छोड़कर और आ जाता है ऑर्गेनिक खाद पे, ऑर्गेनिक खेती पे, तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी नॉट ओनली इन इंडिया, इंटरनेशनली भी मिलेगी और उसको कीमतें भी बढ़ेंगी। तो इसके लिए हम लोगों ने पिछले हफ्ते एक जलंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी अपने एनजीओ के माध्यम से, और उसके साथ में अभी हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं पंजाब हाई कोर्ट में और हरियाणा हाई कोर्ट में, प्लस मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर हम लोग जाकर ये कर रहे हैं कि जो भी ये जहर की खेती हो रही है इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही मुहिम ये काबू कर सकती है, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के ऊपर से ये सब्सिडी हटाने की और ऑर्गेनिक खाद को इंसेंटिवाइज करके सब्सिडी देने की, ना कि उसके ऊपर 5% जीएसटी लगाने की। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए और पंजाब के लिए एक हमने किया। दूसरा, मैं गया तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मुझे ऐसी दिखी कि चाहे वहाँ पे कोई भी है, हर बंदा चाहे ट्रक ड्राइवर बन जाए, वो ऑस्ट्रेलिया जाके, न्यूजीलैंड जाके, कनाडा जाके, बट वो वहाँ रहना नहीं चाहता। तो अगर ऐसा हाल होएगा कि इमिग्रेशन इतनी बनी हुई है, अच्छा जो तो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका तो फिर भी समझ आता है, बट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे, जो बिजनेसमैन हैं उनके बच्चे, जो वेल टू डू सोसाइटी है उनके बच्चे कोई रहने नहीं सकता। तो अगर आज पंजाब से पंजाबी सरदार सब बाहर ही चले गए तो इस पंजाब को कौन संभालेगा? इसी वजह से हमने अपनी पार्टी के अंदर आगे चल के जब हम और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना मैनिफेस्टो भी प्रेजेंट करेंगे, तो हम लोगों ने ऐसे 15 से 18 इनिशिएटिव्स बनाए हैं जिसके थ्रू चाहे वो किसान हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एक एक बंदे को सपोर्ट मिलेगा। और इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं इंटरनेशनल बिजनेस में रहा हूँ 10 साल से, तो मैंने सारी एनआरआई कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ा है। और ऐसे ऐसे एनआरआई कम्युनिटी में लोग हैं जो आज समझ लीजिए उनकी अगर आज डेथ भी हो जाए तो वो ये नहीं चाहेंगे कि मैं आज अगर यूके में हूँ और इतना सक्सेसफुल बिजनेस रहा हूँ तो मेरी अस्थियाँ यहीं विसर्जन करो। उनके मन में आज भी भावना है कि अगर मैं गया तो मेरी अस्थियाँ वापस जाके मेरे पिंड में करना। तो वो जो वहाँ बैठा है उसके अंदर आस्था है, तो क्यों नहीं वो सपोर्ट कर पाता? क्योंकि जब भी वो सपोर्ट करने आता है, कोई बिजनेस करने आता है, कोई आगे से इनिशिएटिव लेता है, ये सारा सिनारियो ऐसा बंदा हुआ है उसको वहाँ लपेट देते हैं, फंसा देते हैं और वो कर नहीं पाते। आज अगर दुनिया भर में इतनी ज़्यादा सिख कम्युनिटी अभी कोरोना के टाइम पे आगे आई, दुनिया भर में आगे आई, तो वो सेवा भाव में जो कैलिफोर्निया में कुछ हो रहा है, न्यूजीलैंड में कुछ हो रहा है और सारे सरदार सारी कम्युनिटी कुछ कर रही है, तो वो सारे लोग आज यहाँ पे पंजाब का हाल देख के पंजाब के लिए क्यों नहीं कुछ करते? तो बड़े सारे ऐसे, तो इस तरीके से हमारा पूरा एनआरआई का सपोर्ट है जो इस मुहिम में हमारा साथ दे। और दूसरा, हम लोगों ने स्टेट इलेक्शंस के लिए चुना है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम लोगों ने मुहिम चलाई है कि क्या होता है, उत्तराखंड की जोग्राफिकल है प्रॉब्लम, एक है पहाड़ और एक है प्लेन। अब ऐसा हाल है वहाँ पे कि अगर आप गूगल करें तो हमारे पास फैक्ट्स हैं कि 700 से ज़्यादा ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर घोस्ट विलेज डिक्लेयर कर दिया, यानी वहाँ पे एक भी बंदा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जितने भी पहाड़ों के लोग हैं वो जॉब्स के लिए, सबके लिए नीचे मैदान में आते हैं। और आज अगर मैं चला जाऊँ जीरकपुर, शिमला, यहाँ दिल्ली, तो वो बच्चे 10,000, 12,000, 14,000 के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने पशु को छोड़ के, अपनी ज़मीन को छोड़ के यहाँ आ रहे हैं और स्लम्स में और इस तरीके से अपना लहा ले रहे हैं। तो जो देवभूमि है जिसको दुनिया पूछती है, तो आज वो देवभूमि के बच्चे उस देवभूमि को छोड़कर सिर्फ 10,000, 12,000, 14,000 में आ रहे हैं। तो हम ऐसे उनके लिए स्कीम्स बना के लाए हैं, ऐसे मैनिफेस्टो में हमने बनाए प्रोग्राम्स जिससे रिवर्स माइग्रेशन हो जाएगी। तो जो बच्चे आज पहाड़ों को छोड़ के या देवभूमि को छोड़ के बाकी शहरों में 10,000, 12,000, 15,000 की
जॉब्स कर रहे हैं वो वापस अपने माँ बाप के पास जाएंगे, वहीं पे वो अपने पशुओं को भी पालेंगे, अपनी ज़मीन का भी ध्यान रखेंगे और वहीं से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। तो जी जो कोविड ने आज सिखा दिया कि अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे सरकारी नौकरियों पे या कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर तो नौकरियों का कोई भला नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट आज अगर आपके पास एक हुनर आ जाए, एक आपके पास कमाई का जरिया आ जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, एंटरप्रेन्योर जनरेट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फैक्ट्री लगाई जाए। यूएसए में बहुत बड़ा पॉपुलर है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो वहाँ पे तब से चलता आ रहा है मेरे ख्याल से 1980 से कि समाज का भी भला हो, इनकम भी जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, बट समाज साथ में जुड़े। ये ना हो कि सिर्फ मैं प्रॉफिट लाऊं और अपना ही घर बनाऊं। तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो यूके में बड़ी पॉपुलर है, जब रिसेशन हुआ यूके निकल के आया। यूएसए में दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन हुआ 2008 में, यूएसए निकल के आया। तो उसके पीछे अगर आप गूगल करें तो दिखेगा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा हाल था। तो आज अगर कोरोना से फाइट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट से फाइट करना है और दोबारा एक एक घर में इनकम करनी है, या जिन घरों में से कमाइयाँ चली गई हैं उनके अर्निंग मेंबर्स मर गए और आज वो औरतें और आज उनका घर नहीं चल पा रहा, तो कोविड रिहैबिलिटेशन में भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लाकर हम उन लोगों को एक जीवनी का सोर्स बना सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है और अब पार्टी का आगे चल के पूरा निर्माण करने जा रहे हैं और दोनों NGOs के थ्रू हम चला रहे हैं। और हमने 2 कैंपेन चला रखे हैं। जो पंजाब का हमारा कैंपेन है उसका नाम है साडा खिड़दा पंजाब, क्योंकि हम जो 1970 में होता था कि हर एक घर में पंजाब के या तो किसान होता था, या वो फौज में जाता था, या वो मिल्खा सिंह बनता था, या वो गुरदास मान बनता था। तो जब वो ये 4 बनते थे और तब उनकी जीवनी चल जाती थी, तो आज जब दुनिया ओपन हो रही है, इतनी कनेक्टेड हो रही है, इतना एक्सपोजर है, तो ये चारों के चारों सब कह रहे हैं कनाडा चले जाएं, USA चले जाएं, हम कहीं और चले जाएं। तो जब वो 4 मिसालें थी उसको हम वापस लेंगे। 1970 में जैसे अपना पंजाब था वैसे दोबारा पंजाब को बनाएंगे। उसी साडा खिड़दा पंजाब के नाम से इनिशिएटिव करा है, जिसके अंदर हमने हेल्पलाइन भी जारी करी है अपने NGO के अंदर कि अगर किसको कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे से जुड़े और कोई भी सुझाव है वो भी हमें बताए ताकि हम उन तक पहुँच पाएँ। और जो उत्तराखंड है उसके लिए भी हमने देवभूमि करके और रीजनरेटिंग दी लॉस्ट पैराडाइज, यानी जो अपना पैराडाइज था अब ख़त्म हो गया, उसको दोबारा से उसी फॉर्म में लाया जाए, वो कैंपेन चला है। वो ऑलरेडी हमारे दोनों NGOs के ऊपर हमारे YouTube चैनल्स पे चल रहे हैं और जुड़। और हमें जब ये तो बड़ा अच्छा है कि हम उतरे थे समाज सेवा से और ऐसे, तो पार्टी तो हम आज बने हैं क्योंकि सब लोगों ने बोला कि भाई कोई कुछ नहीं कर पा रहा, आप ही हमारी बात उठाएं और हम आपको समर्थन देंगे। तो लोकल लेवल तक इतना ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट मिला कि उन्हीं के प्रस्ताव से और उन्हीं के सजेशन से आज उनका हाथ थामने के लिए हम लोगों ने ये अपने वस्त्र धारण करे हैं। और अब हम उन्हीं के लिए अपने गुरु के शीश झुका के गुरु की सेवा में हम लोग इस पार्टी को लॉन्च करेंगे और सारे इंडिया में अच्छे तरीके से काम करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।